डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल काल्पनिक रचना है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। साथ ही अगर यह चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 173। कुछ देर के बाद अमानत जैसे तैसे रेडी होकर बाहर आ गई। उसे चलने में दिक्कत हो रही थी। लिविंग रूम में आकर उसने अथर्व की तरफ देखा जो कि सोफे पर बैठा हुआ था। उसका ध्यान टीवी पर जमा हुआ था। अमानत जाकर सीधा अथर्व की गोद में बैठ गई। उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, डैडी हम थक गए। कहते हुए उसने अथर्व के चेहरे की तरफ देखा जिसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। उसने कहा, डैडी व्हाट हैपेंड? उसने इतना कहा ही था कि उसे न्यूज़ एंकर की आवाज़ सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो वहां पर किसी प्लेन के ब्लास्ट की न्यूज़ चल रही थी। अमानत ने ध्यान से सुना तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अगले ही पल उसके मुंह से चीख निकल गई। न्यूज़ एंकर कह रही थी कि शेखावत परिवार का प्राइवेट चॉपर जिसमें द ग्रेट बिजनेसमैन अस्तित्व शेखावत जिन्होंने बेहद कम उम्र में अपना नाम बिजनेस की बुलंदियों तक पहुंचाया, उनकी मौत हो गई। ये सुनते ही अमानत की चीख निकल गई थी। अथर्व ने अमानत की चीख सुनकर उसे मजबूती से गले लगाते हुए कहा, प्रिंसेस प्रिंसेस। अथर्व की बात सुनकर अमानत ने कुछ नहीं कहा। वो बस किसी जिंदा लाश की तरह बैठी हुई थी। उसकी आंखों से पानी की तरह आंसू निकल रहे थे। कल रात को अस्तित्व का उससे मिलकर जाना सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं डैडी, ये झूठ है। हमारे प्रिंस चार्मिंग को कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता डैडी। डैडी कहो ना, ये झूठ है। कहते हुए अमानत अथर्व को हिलाने लगी। अमानत को इस तरह से रोते हुए देखकर अथर्व ने उसे मजबूती से गले लगाते हुए कहा, प्रिंसेस उसे कुछ नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं, आप रोना बंद करो। कुछ भी नहीं, डैडी है ना, डैडी सब कुछ ठीक कर देंगे। अथर्व की बात सुनकर भी अमानत का चिल्लाना और रोना बंद नहीं हो रहा था। मन्नत जो कि किचन में कोई काम कर रही थी, अमानत की ऐसी आवाज सुनकर वो भी जल्दी से बाहर आ गई। उसने अमानत को चिल्लाते हुए देखकर घबराते हुए कहा, देविल क्या हुआ अमानत को? उसने इतना कहा ही था कि उसके कानों भी न्यूज़ एंकर की आवाज सुनाई दी। उसने भी जैसे ही न्यूज़ सुनी उसके हाथ से प्लेट छूटकर नीचे गिर गई। उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। अथर्व ने अमानत को देखते हुए कहा, अमानत प्रिंसेस आर यू ओके? अमानत की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। कुछ ही देर में वो बेहोश होकर अथर्व की बाहों में गिर गई। कुछ देर के बाद जब अमानत को होश आया तो वो अपने रूम में बेड पर लेटी हुई थी। वो जल्दी से रोते हुए उठकर बैठ गई। उसने रोते हुए कहा, प्रिंस चार्मिंग को कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता। उन्हें ऐसे कैसे कुछ होगा? कुछ नहीं होने देंगे हम उन्हें। कहते हुए अमानत की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। इस वक्त वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसने अपने बगल में देखा तो मन्नत उसके बगल में बैठी हुई थी और आंसू भरी आंखों से उसे ही देख रही थी। मन्नत को देखकर अमानत जल्दी से उसके गले से लिपट गई। उसने रोते हुए कहा, मम्मा हमारे प्रिंस चार्मिंग को कुछ नहीं हुआ है ना? कुछ भी नहीं हुआ है ना? सब झूठ बोल रहे हैं, हमें पता है। हमें हमारे प्रिंस चार्मिंग के पास जाना है। उन्होंने कहा था कि वो 2 दिन में वापस आ जाएंगे। वो लंदन गए हैं, हम जानते हैं। अमानत की बात सुनकर मन्नत उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी पर अमानत शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस तरफ लंदन में एक लग्जरियस मैंशन के लिविंग रूम में अधीरा शेखावत इस वक्त जोर जोर से हंस रही थी। उसने हंसते हुए कहा, बड़े आए थे हमें बर्बाद करने, खुद ही भगवान के पास चले गए। कहते हुए अधीरा शेखावत ने अपने पति दिग्विजय उपाध्याय की तरफ देखा जो कि टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ टीवी स्क्रीन की तरफ ही देख रहा था। दिग्विजय ने अधीरा को कमर से पकड़कर अपनी गोद में बैठाते हुए कहा, मैंने कहा था ना स्वीटहार्ट, मैं बहुत जल्दी हमारे रास्ते के कांटे को हमसे इतना दूर कर दूंगा कि वो चाहकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अपने पति की बात सुनकर अधीरा ने उसके गालों पर किस करते हुए कहा, थैंक यू सो मच स्वीटहार्ट। सालों पहले मैंने उसकी माँ और उसके बाप को भगवान के पास भेजा था और आज फाइनली तुमने उसे उसके पेरेंट्स के बाद भेजकर हमारा अधूरा काम कंप्लीट कर दिया। अब जो कुछ भी उसने हमसे छीना था वो सब कुछ हमें वापस मिल जाएगा क्योंकि अब शेखावत कॉरपोरेशन का कोई मालिक तो बचा ही नहीं है। हम ही उसके इकलौते परिवार के मेंबर्स हैं क्योंकि अब मेरे बूढ़े बाप के मरने का वक्त भी आ गया है। कहते हुए अधीरा शेखावत के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। उसकी बात सुनकर दिग्विजय उपाध्याय ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम सच में अधीराज शेखावत को मारना चाहती हो? दिग्विजय की बात सुनकर अधीरा शेखावत ने गुस्से से कहा, हाँ, उस बूढ़े को मारना चाहती हूँ। उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, कभी भी नहीं। उसने हमेशा अपनी उस मुंह बोली बेटी से प्यार किया।
सिर्फ उसके बारे में सोचा, अब उसको भी भगवान के पास भेजने का वक्त आ गया है। हम जो काम 2 हफ्ते के बाद करने वाले थे, अब हम वो काम 2 दिन के बाद करेंगे। हम 2 दिन के बाद इंडिया जा रहे हैं शेखावत मेंशन पर अटैक करने के लिए। कहते हुए अधीरा ने अपने पति दिग्विजय को गले लगा लिया। दिग्विजय ने उसे अपने सीने से लगते हुए कहा, ठीक है, अब मैं आदित्य को इन्फॉर्म कर देता हूँ, उसे वहाँ पर फालतू में अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। कहते हुए उसने अपने बेटे आदित्य का नंबर डायल कर दिया। आदित्य, जो कि कॉलेज के लिए जाने के लिए निकला था, जैसे ही उसने अपने पेरेंट्स की बात सुनी उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने एक्साइटेड होते हुए कहा, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, बहुत वेट किया है इस दिन का, अब और नहीं। आप जितनी जल्दी हो सके इंडिया आ जाए। अब मुझे उस घिसे पीटे कॉलेज में जाकर बेफिजूल में इडियट बच्चों को पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। कहते हुए आदित्य उपाध्याय वहां से वापस अपने मेंशन के लिए निकल गया। पूरे दिन अमानत का रो रो कर बुरा हाल रहा। पूरे दिन अथर्व अस्तित्व के बारे में पता लग रहा था, पर कुछ भी पता नहीं चल रहा था। सबका यही कहना था कि उसकी लाश प्लेन के साथ ही ब्लास्ट हो चुकी है। अभी तक उसकी लाश भी नहीं मिली थी। प्लेन के टुकड़े कुछ दूरी पर मिल गए थे। प्लेन इंडिया से टेक ऑफ करते ही कुछ ही दूरी पर जाकर क्रैश हो गया था। वहां पर मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई है, यही सबका अनुमान था। अमानत इस वक्त मन्नत को गले लगाकर रो रही थी। अमानत को रोते हुए देखकर मन्नत को भी तकलीफ हो रही थी। इसी तरह से 2 दिन निकल गए पर कुछ भी पता नहीं चला। 2 दिनों में अमानत ने किसी से कोई बात नहीं की थी। वो बस दिन रात रोती रहती थी। मन्नत अथर्व उसे समझाने की बहुत कोशिश करते थे, पर वो एक ही बात की रट लगाकर बैठी हुई थी कि उसका प्रिंस चार्मिंग वापस आएगा। यकीन तो अथर्व को भी नहीं था कि अस्तित्व की मौत हो गई है, पर उसे अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। वो इस वक्त अमानत को अपने गले से लगाकर उसे सुला रहा था। अमानत कुछ ही देर में उसके गले से लगकर सो चुकी थी। अमानत को सोया हुआ देखकर अथर्व ने उसे ठीक से सुलाते हुए कहा, अस्तित्व, अगर तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की आंखों में आंसू आए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यकीन कर लूंगा कि तुम मर चुके हो? अथर्व राठौर नाम है मेरा। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कैसे पता लगाना है। कहते हुए अथर्व ने अमानत को ठीक से सुलाया और वहां से बाहर चला गया। शेखावत मेंशन में अधिराज जी की हालत काफी खराब हो चुकी थी। जैसे ही उन्होंने ये उसे न्यूज़ सुनी कि अस्तित्व का प्लेन क्रैश हो गया है, वो इस वक्त बेहोश हो गए थे और तब से लेकर अब तक उन्हें होश नहीं आया था। वेदांत और सौरभ दोनों उनकी देखभाल कर रहे थे। सुमन भी इस वक्त वहीं पर मौजूद थी। वो उन दोनों को संभालने की कोशिश कर रही थी। वो दोनों भी अस्तित्व के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, पर अभी तक कुछ भी पता नहीं चला था। दोनों को इस वक्त सच में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। आखिर उनका बेस्ट फ्रेंड कहाँ है, किस हालत में है, किसी को कुछ पता नहीं था। इस वक्त वेदांत अपने सर को पकड़कर लिविंग रूम में बैठा हुआ था। सुमन ने उसके पास आकर उसे गले से लगाते हुए कहा, तुम्हें खुद को संभालना होगा, तुम इस तरह से कमजोर नहीं पड़ सकते। अगर तुम इस तरह से कमजोर पड़ गए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सुमन की बात सुनकर वेदांत ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अस्तित्व के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है और ऊपर से अधीरा शेखावत, मुझे पता चला है कि वो औरत यहाँ पर आने वाली है। अगर उसकी वजह से नानू की हेल्थ खराब हुई तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने इतना कहा ही था कि उसके कान में डोर बेल की आवाज़ सुनाई दी। सौरभ, जो कि अभी नीचे आया था, वो भी डोर बेल की आवाज़ सुनकर अजीब सी नज़रों से दरवाजे को घूरने लगा। कुछ देर के बाद दरवाजा खुला और अधीरा शेखावत आदित्य उपाध्याय और अपने पति दिग्विजय उपाध्याय के साथ अंदर आ गई। उसकी चाल में एटीट्यूड था। अंदर जाकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, कितनी खुशी होती है ना अपने घर में आकर। अधीरा को देखते ही वेदांत और सौरभ दोनों ने चिल्लाते हुए कहा, कमीनी औरत, यहाँ पर क्या कर रही हो? उन दोनों के मुंह से कमीनी औरत सुनकर अधीरा शेखावत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वेदांत भी गुस्से से उसे घूर रहा था। आदित्य ने दांत पीसते हुए कहा, तुम दोनों भिखारी की हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम को कमीनी कहने की? तुम हमारे घर में खड़े हो, इसलिए औकात में रहकर बात करो, वरना धक्के मारकर निकालने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आदित्य की बात सुनकर सौरभ ने दांत पीसते हुए कहा, ब्लडी बास्टर्ड, तू कौन है? उसकी नाजायज औलाद। वैसे भी काफी सारे आदमियों के साथ चक्कर था इसका, तेरे जैसी ना जाने कितनी औलाद होगी इसकी। सौरभ की बात सुनकर आदित्य का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दांत पिसते हुए कहा, औकात में रहकर बात करो। कहते हुए उसने अपने पीछे खड़े वकील की तरफ देखा, जो कि अपने हाथ में कुछ पेपर लेकर खड़ा था। कुछ देर के बाद सौरभ और वेदांत अपना सर पकड़कर बैठे हुए थे।
उन्होंने सामने खड़े वकील को देखकर चिल्लाते हुए कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। पेपर में साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर अस्तित्व को कुछ भी होगा तो उसकी सारी प्रॉपर्टी की मालकिन अधीरा शेखावत होगी। अधीरा ने वेदांत और सौरभ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ? यही सच है कि अब ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है, सारी प्रॉपर्टी मेरी। मेरे पूजनीय पिताश्री कहाँ हैं? उसने इतना कहा ही था कि अधिराज जी 2 सर्वेंट के सहारे चलते हुए नीचे आ गए। उन्होंने अधीरा को देखकर चिल्लाते हुए कहा, मेरी बीवी को, मेरी बेटी को, मेरे दामाद को मारकर तुम्हें सुकून नहीं मिला, जो अब मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहती हो। तुमने ही मेरे अस्तित्व के साथ कुछ किया है ना? अधिराज जी की बात सुनकर अधीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, डियर फादर, आपको पता है ना ये सब कुछ मैंने ही किया है, तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? आपकी वजह से मैंने अपना बचपन खो दिया। आपने मुझे छोड़कर उस सोनिया को प्यार दिया। मैं आपकी सगी बेटी थी, पर सबसे ज्यादा प्यार आपने उसे किया। अपनी प्रॉपर्टी का ज्यादा हिस्सा आपने उसे दिया। आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ मैं टॉलरेट कर लेती? बिल्कुल भी नहीं। जो मेरा है वो मेरा ही है। मैंने अपना हक वापस ले लिया। आपके प्यारे अस्तित्व को भी उसके पेरेंट्स के पास भेज दिया। कितनी अच्छी मासी हूं ना मैं। मैंने सब कुछ सही कर दिया, सब कुछ सही। अधीरा की बात सुनकर अधिराज जी ने नफरत भरी आवाज में कहा, काश तुम पैदा होते ही मर जाती। अधिराज जी की बात सुनकर अधीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मर जाती तो ठीक था, पर मैं तो जिंदा बच गई ना, तो अब मैं आप लोगों को जिंदा नहीं रहने दूंगी। कहते हुए अधीरा शेखावत जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी को देखकर सुमन ने चिल्लाते हुए कहा, कमीनी घटिया औरत, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कहते हुए सुमन गुस्से से अधीरा की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। इस वक्त आदित्य ने आगे जाकर सुमन के हाथ को पकड़कर मरोड़ते हुए कहा, डोंट यू डेयर, तुझे क्या लगता है कि तू मेरी माँ के करीब आकर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी और मैं तुझे छोड़ दूंगा? उसकी बात सुनकर सुमन ने चिल्लाते हुए कहा, कमीने घटिया आदमी, छोड़ मुझे, तेरी जान ले लूंगी मैं। सुमन को चिल्लाते हुए देखकर वेदांत ने दांत पीसते हुए कहा, छोड़ो सुमन को। कहते हुए उसने आदित्य के मुंह पर मार दिया। इस वक्त कई सारे बॉडीगार्ड्स अंदर आ गए। उन्होंने वेदांत, सौरभ, अधिराज जी, सुमन चारों को घेर लिया। अधीरा शेखावत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं 2 मिनट का वक्त दे रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम लोगों को धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कहते हुए अधीरा सोफे पर जाकर बैठ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, निकलो बाहर। उसने इतना कहा ही था कि बाहर एक जोरदार ब्लास्ट की आवाज हुई। बाहर की ऐसी आवाज सुनकर सब लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अधीरा शेखावत ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या हुआ? सुमन ने अधीरा की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, तेरी मौत आई है तुझे अपने साथ लेकर जाने। एपिसोड 174। ब्लास्ट की आवाज सुनकर सब लोग घबराकर बाहर की तरफ देखने लगे। अधीरा शेखावत, उसका पति दिग्विजय उपाध्याय और आदित्य तीनों हैरानी से बाहर की तरफ देख रहे थे। सुमन ने उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता क्या है। सुमन की बात सुनकर अधीरा शेखावत उसे घूरने लगी। वो तेज कदमों से चलती हुई लिविंग रूम के बाहर आ गई। जैसे ही उन लोगों ने लिविंग रूम के बाहर कदम रखा, बाहर मौजूद लोगों को देखकर वहां पर मौजूद सबकी आंख हैरानी से बड़ी हो गई। बाहर एक बड़ी सी फोर्स मौजूद थी, जिसमें इंसान कितने थे ये गिनना भी मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे चिड़िया की तरह आदमी मेंशन में आ गए हो। मेंशन के गार्डन का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था। अधीरा शेखावत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में उसे करना क्या चाहिए। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि ये इतने सारे लोग आए कहाँ से है। उसने अपने पति और बेटे की तरफ देखा। उन दोनों के चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था। सबके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, इंतजार खत्म हुआ। फाइनली तुम लोगों की मौत तुम्हारे पास आ गई। सुमन के मुंह से बार बार एक ही बात सुनकर अधीरा शेखावत ने चिल्लाते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। क्या बकवास कर रही हो तुम? सुमन की बात सुनकर अधीरा का दिमाग सच में खराब हो चुका था। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, वो देखो तुम्हारी मौत। कहते हुए उसने उंगली से एक डायरेक्शन में इशारा किया। उसके इशारे को देखकर सौरभ, वेदांत, अधिराज जी, अधीरा, दिग्विजय सब लोगों ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उन सबके बीच में एक जाना पहचाना चेहरा था। वेदांत और सौरभ ने जैसे ही उस जाने पहचाने चेहरे को देखा, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा, अस्तित्व। कहते हुए दोनों दौड़ते हुए जाकर सीधा उस इंसान यानी कि अस्तित्व से लिपट गए। अस्तित्व ने उन दोनों की तरफ देखा। दोनों का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था।
उसने मुस्कुराते हुए कहा, जिंदा हूँ। उसकी बात सुनकर सौरभ ने गुस्से से कहा, कमीने ब्लडी बास्टर्ड, तुझे पता भी है कि तेरी वजह से हमारी क्या हालत हो गई थी। कहते हुए उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वेदांत की भी वही हालत थी। अस्तित्व ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, अब गाली देना बंद करो और चुपचाप होने वाला तमाशा देखो। कहते हुए वेदांत और सौरभ को खुद से दूर करके अस्तित्व मुस्कुराते हुए अधीरा शेखावत के सामने आकर खड़ा हो गया। अस्तित्व को देखकर अधीरा शेखावत के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, तुम तो मर गए थे, प्लेन ब्लास्ट हुआ था। अधीरा शेखावत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसकी तरफ देखा और अगले ही पल उसकी गर्दन को पकड़ लिया। अस्तित्व के अचानक से गर्दन पकड़ने की वजह से अधीरा शेखावत की आंखें घबराहट की वजह से बड़ी बड़ी हो गई। उसने अस्तित्व को खुद से दूर करने की कोशिश की पर अस्तित्व की पकड़ उसकी गर्दन पर कुछ ज्यादा ही मजबूत थी। आदित्य शेखावत ने अस्तित्व को धक्का देने की कोशिश की पर बॉडीगार्ड ने उसे और दिग्विजय दोनों को पकड़ लिया। अस्तित्व ने दांत पीसते हुए कहा, बहुत शौक है ना तुझे मेरे परिवार को बर्बाद करने का। आज तक तुझे जिंदा छोड़ रहा था, सोच रहा था कि तड़पा तड़पा कर मारूंगा पर मैं गलत था। तुझे तड़पा कर तो मारूंगा पर एक झटके में आज ही तुझे इतनी तड़प भरी मौत मिलेगी कि तू दोबारा पैदा होने से भी डरेगी। कहते हुए अस्तित्व की पकड़ अधीरा शेखावत की गर्दन पर मजबूत हो गई। उसके पूरे चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे सांस न ले पाने की वजह से आज उसकी मौत हो जाएगी। अस्तित्व उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। उसकी पकड़ लगातार अधीरा शेखावत की गर्दन पर कसती जा रही थी। काफी देर तक जब अस्तित्व ने उसकी गर्दन को नहीं छोड़ा तो उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। अधिराज जी अपनी जगह पर खड़े होकर ये सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। अधीरा उनकी मन्नतों से मांगी हुई बेटी थी जिसके लिए उन्होंने ना जाने क्या क्या नहीं किया था, पर आज उन्हें अधीरा की हालत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अधीरा ने सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में खुद के परिवार को बर्बाद कर दिया था। उनसे उनकी बीवी छीनी थी, उनकी बेटी छीनी थी, उनका दामाद छीना था। उनके मासूम से नाती को बचपन में अनाथ कर दिया था और अब उनकी भी जान लेने की कोशिश की थी। अस्तित्व ने अधीरा की तरफ देखा और उसकी गर्दन को छोड़ दिया। जैसे ही उसने अधीरा को छोड़ा, अधीरा जमीन पर गिरकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। अस्तित्व ने उन तीनों की तरफ देखकर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, तैयार हो जाओ अपनी अमेजिंग सजा के लिए। कहते हुए उसने अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोगों को पता है ना क्या करना है। उसके इतना कहते ही उसके बॉडीगार्ड्स उन तीनों को वहां से लेकर जाने लगे। आदित्य दिग्विजय चिल्ला रहे थे। अधीरा की तो हालत खराब हो चुकी थी पर उनके चिल्लाने का अस्तित्व पर कोई असर नहीं हो रहा था। कुछ ही देर में जब उसके बॉडीगार्ड उन दोनों को लेकर वहां से चले गए तो अधिराज जी ने दर्द भरी आवाज में कहा, अस्तित्व। अधिराज जी की आवाज सुनकर अस्तित्व ने उनकी तरफ अपने कदम बढ़ाकर उन्हें मजबूती से गले लगाते हुए कहा, नानू। अधिराज जी ने रोते हुए कहा, क्यों किया ऐसा? क्यों? तुम्हें पता है कि मेरी जान निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है। मैं मरना चाहता था पर फिर भी नहीं मर पाया। अधिराज की बात सुनकर अस्तित्व ने धीरे से कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। आज मुझे अपने गुनहगारों को सजा देनी है। आप मुझे रोकेंगे नहीं नानू। आज मैं इस दिवाली के दिन हमारी जिंदगी के रावण का नाश करना चाहता हूँ। अस्तित्व की बात सुनकर अधिराज जी ने कहा, आज मैं खुद भी चाहता हूँ कि तुम उन लोगों का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। कहते हुए उन्होंने अपनी आंख में आए आंसू की बूंद को साफ कर दिया। अस्तित्व ने अपने नानू की तरफ देखा और तेज कदमों से चलता हुआ मैंशन के पिछले हिस्से में चला गया, जहां पर उसके बॉडीगार्ड्स उन तीनों को लेकर गए थे। मैंशन के पिछले हिस्से में अस्तित्व टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ अपने सामने बंधे उन तीनों लोगों को देख रहा था। अधीरा, दिग्विजय और आदित्य तीनों को एक एक खंभे से बांधा गया था और तीनों चिल्ला रहे थे। अधीरा की हालत पहले से ठीक हो चुकी थी। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, इंतजार करो, तुम लोगों का एक और पार्टनर आने वाला है। उसके इतना कहते ही कुछ आदमी राघव जोशी को भी घसीटते हुए वहां पर लेकर आ गए। राघव जोशी ने अस्तित्व को देखकर चिल्लाते हुए कहा, बाप हूं तुम्हारा। अस्तित्व ने उसे देखकर दांत पीसते हुए कहा, तो आज बाप का काम ही तमाम कर देता हूं, इसलिए चुपचाप रहो। मुझे फालतू के लोगों की फालतू बकवास सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अस्तित्व की बात सुनकर राघव जोशी चिल्लाने लगा पर अस्तित्व पर उसके चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ। वो चारों वहां पर बंधे हुए थे और अस्तित्व अपने हाथ में पकड़े हुई तीर कमान को मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम लोगों की बदौलत मुझे राम बनने का सौभाग्य मिलेगा।
राम जी ने जैसे रावण का दहन किया था, आज मैं तुम लोगों का दहन करूंगा। उसके इतना कहते ही उसके कानों में एक जोरदार आवाज सुनाई दी, सिर्फ तुम। इस आवाज को सुनकर अस्तित्व ने पलटकर देखा तो उसके पीछे अथर्व, वेदांत, सौरभ और अबीर खड़े थे। अथर्व को देखकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, आप आ ही गए ससुर जी। देखिए मैंने अपने प्यारे पिताश्री को किस तरह से बांधा हुआ है। पूजनीय पिताश्री की तो सेवा करनी चाहिए, पर देखिए मैं उनकी सेवा करने की जगह पर उनका काम तमाम करने के लिए तैयार बैठा हुआ हूँ। अब जब 3 मेरे पास टारगेट है तो मैं आपको इनको मारने का मौका दे सकता हूँ। वैसे भी मेरी ब्यूटीफुल मदर इन लॉ पर गंदी नजर डाली है इस आदमी ने। अस्तित्व की बात सुनकर राघव जोशी चिल्लाने लगा। उसने चिल्लाते हुए कहा, बापू तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसके चिल्लाने का अस्तित्व पर कोई असर नहीं हुआ। अथर्व ने उसके पास आकर एक तीर कमान उठाए और उस पेट्रोल में डुबोकर उसमें आग लगा दी। बॉडीगार्ड ने जाकर उन चारों पर पेट्रोल छिड़क दिया। वो चारों चिल्ला रहे थे पर किसी पर भी उनके चिल्लाने का असर नहीं हो रहा था। वेदांत, सौरभ और अबीर सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। अस्तित्व ने अधीरा की तरफ देखते हुए कहा, सबसे पहले तेरा काम तमाम करना होगा। जिस तरह से मेरी माँ जलकर मरी थी तू भी उसी तरह से मरेगी। कहते हुए उसने तीर चला दिया। अगले ही पल अधीरा शेखावत की बॉडी आग में झुलस रही थी और उसकी दर्दनाक चीखें वहां पर गूंज रही थी। अस्तित्व की आंखों के सामने उसका बचपन घूम रहा था, जब उसने अपनी नानी माँ, अपनी माँ और अपने पापा को जलते हुए देखा था। उसके चेहरे पर सिर्फ नफरत और गुस्सा था। अपनी माँ को इस तरह से जलते हुए देखकर आदित्य कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं था। उसकी और दिग्विजय की हालत खराब हो चुकी थी क्योंकि अगला नंबर उनका था। वही अथर्व राघव जोशी को देख रहा था। राघव जोशी ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो मुझे, मैं तुम सबसे दूर। उसने इतना कहा ही था कि अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओगे ना दूर, सीधा भगवान के पास नरक लोक में। कहते हुए उसने भी तीर चला दी। अगले ही पल राघव जोशी की भी दर्दनाक चीखें वहां पर गूंजने लगी। उन दोनों की जलती हुई बॉडी को देखकर आदित्य और दिग्विजय की हालत खराब हो चुकी थी। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा भी नंबर है पर तुम लोगों को जलाकर नहीं मारूंगा। आखिर तुम लोग इनके जितने गलती के हिस्सेदार तो नहीं हो। कहते हुए उसने गर्दन को टेढ़ा किया और मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। अस्तित्व को अपनी तरफ आते हुए देखकर दोनों बाप बेटों की हालत खराब हो गई। अस्तित्व उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरी अमानत को मुझसे दूर करने की साजिश कर रहे थे ना तुम। इन्हीं आंखों से उसे देखा था ना तुमने। अस्तित्व की बात सुनकर आदित्य की आंखें घबराहट की वजह से बड़ी हो गई। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही अस्तित्व ने एक झटके से अपनी कमर में रखा हुआ छोटा सा खंजर निकालकर उसकी आंखों में घोंप दिया था। कुछ ही पल में उसकी भी दर्दनाक चीखें गूंजने लगी। उसकी दोनों आंखों से खून निकल रहा था। उसकी दोनों आंखों में अस्तित्व ने खंजर डाल दिया था। इस वक्त वो किसी पागल की तरह लग रहा था। उसके चेहरे पर खून की छींटें उड़ी हुई थी। उसने उसकी आंखों में खंजर को घुमाते हुए कहा, मेरी अमानत है वो, सिर्फ मेरी अमानत। कहते हुए अस्तित्व ने और भी ज्यादा फोर्स के साथ उसकी आंखों में खंजर घोंप दिया। तभी उसके कानों में किसी के रोने की और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, प्रिंस चार्मिंग। इस आवाज को सुनकर अस्तित्व ने पलटकर देखा तो अमानत दौड़ते हुए उसकी तरफ आ रही थी। उसका चेहरा रो रोकर लाल हो चुका था और वो अजीब तरह से चिल्ला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके कदम उसका साथ नहीं दे रहे हो। अस्तित्व बस अमानत को देख रहा था। अमानत आकर सीधा अस्तित्व से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। अस्तित्व ने भी मजबूती से उसे अपनी बाहों में भर लिया। अमानत ने रोते हुए कहा, आई हेट यू, आई हेट यू। आप बहुत 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 ज्यादा बुरे हैं। अस्तित्व ने आंखों के इशारे से उन दोनों को संभालने के लिए कहा और अमानत को झटके से गोद में उठाकर वहां से लेकर जाने लगा। अमानत अभी भी अस्तित्व से लिपटी हुई थी और लगातार रो रही थी। अस्तित्व अमानत को लेकर सीधा मैंशन के अंदर अपने रूम में आ गया। उसने अमानत को लाकर बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। उसने अमानत के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, अमानत। अस्तित्व की आवाज सुनकर अमानत आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, बदला ले रहे हो क्योंकि हम आपको। उसने इतना कहा ही था कि अस्तित्व ने आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे प्यार से किस करने लगा। अस्तित्व इतने प्यार से किस कर रहा था कि अमानत कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। काफी देर के बाद अस्तित्व ने उसके होठों पर बाइट करके अपने होठों की गिरफ्त से उसे आजाद कर दिया और उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, मैं सब कुछ ठीक करने के लिए गया था, अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं।
अस्तित्व की बात सुनकर अमानत बस आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। उसने अस्तित्व का हाथ अपने दिल पर रखते हुए कहा, देखिए, आपके दूर जाने के ख्याल भर से ही धड़कनें ऐसी धड़क रही है जैसे हमारे दिल को चीरकर बाहर आ जाएंगी। अस्तित्व अमानत की बात सुनकर प्यार से उसे देख रहा था। उसने हल्के से अमानत के माथे को चूमते हुए कहा, अस्तित्व, शेखावत तुमसे प्रॉमिस करता है कि वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा, कभी भी नहीं। वो हमेशा अपनी अमानत के साथ उसकी बाहों में रहेगा, हमेशा। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने रोते हुए कहा, अगर दोबारा जाने के बारे में सोचा भी तो जान ले लेंगे, आप जानते नहीं कि हम कितने खतरनाक हैं। कहते हुए अमानत मुंह फुलाकर अस्तित्व को देखने लगी। सॉरी, चैप्टर लेट देने के लिए दिवाली की वजह से टाइम नहीं मिल रहा था और यह बंद भी हो गई थी, इसलिए जो चल रही थी मैं उनको पहले लिख रही थी। 2 और चैप्टर आएंगे, उसके बाद कहानी कंप्लीट हो जाएगी और दोनों भी आज ही आएंगे। मैंने लिख लिया है, बस एडिट होकर आते ही मैं डाल। सॉरी, चैप्टर लेट देने के लिए दिवाली की वजह से टाइम नहीं मिल रहा था और यह बंद भी हो गई थी, इसलिए जो चल रही थी मैं उनको पहले लिख रही थी। 2 और चैप्टर आएंगे, उसके बाद कहानी कंप्लीट हो जाएगी और दोनों भी आज ही आएंगे। मैंने लिख लिया है, बस एडिट होकर आते ही मैं डाल दूंगी। एपिसोड 175। अमानत बस आंसू भरी आंखों से अस्तित्व को देख रही थी। उसने मजबूती से अस्तित्व को गले लगाते हुए कहा, अगर आप हमसे दूर गए तो हम मर जाएंगे प्रिंस चार्मिंग, हम मर जाएंगे। हमारे लिए आप हमारी जिंदगी है। हम आपसे दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, न आपको खुद से दूर जाने देने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपने कोशिश भी की ना तो हम अपनी जान दे देंगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व की पकड़ उस पर मजबूत हो गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, अगली बार से इस तरह की बकवास मत करना सिलीगल, सच में तुम्हारा छोटा सा दिमाग बहुत छोटा है। फालतू की बकवास सोचती रहती हो। अस्तित्व के मुंह से सिलीगल सुनकर अमानत ने मुंह फुला लिया। कुछ देर के बाद लिविंग रूम में अमानत अथर्व के सीने से लगकर बैठी हुई थी और मुंह बनाकर अस्तित्व की तरफ देख रही थी। अस्तित्व उसे मनाने की कोशिश कर चुका था, पर अमानत ने कहा था कि जब तक अस्तित्व उसे सबके सामने शादी के लिए प्रपोज नहीं करता वो उसके साथ बात नहीं करेगी, क्योंकि उसे अस्तित्व पर भरोसा नहीं है। अगर वो दोबारा छोड़कर चला गया तो। अमानत को देखकर अस्तित्व ने अथर्व से कहा, माय डियर फादर इन लॉ, आपकी डॉटर चाहती है कि मैं उससे शादी करूं। अब वो आपके लिए चाहे बच्ची हो, पर उसकी हरकतें बिल्कुल शैतानों वाली है। मैं आपकी बच्ची की शैतानी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, उसे गोद में लेकर घूमने के लिए तैयार हूं। क्या आप उसका हाथ मेरे हाथ में देंगे? कहते हुए अस्तित्व अमानत के सामने घुटनों के बल बैठ गया, पर उसकी नजरें अथर्व पर थी। सभी लोग अस्तित्व और अमानत की तरफ देख रहे थे। वही अथर्व घूर घूर कर अस्तित्व को देख रहा था। अस्तित्व ने मासूम से बच्चे की तरह कहा, मुझे डराए मत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से, आपकी बेटी ऑलरेडी डरा कर रखती है। अब अपने प्यारे से होने वाले दामाद के बारे में सोचिए, इतना प्यारा दामाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। अस्तित्व की बात सुनकर अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, तुम क्या कर सकते हो मेरी बेटी के लिए जो मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूं? अथर्व की बात सुनकर अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखा और उसकी हथेली को अपने हाथ में लेकर उसके हाथ को चूमते हुए कहा, उसके लिए किसी की जान ले सकता हूँ, अपनी जान दे सकता हूँ। उसके लिए पूरी दुनिया को तबाह कर सकता हूँ, उसके साथ अपनी पूरी दुनिया बना सकता हूँ, उसके साथ जी सकता हूँ, उसके लिए मर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। अस्तित्व की आवाज में प्यार था जो कि अमानत के लिए बेशुमार था। उसकी बात सुनकर हर कोई उसकी तरफ देखने लगा। तभी वहां पर मन्नत की आवाज सुनाई दी, आखिर सोच क्या रहे हैं डेविल? हमारी प्रिंसेस को इतना प्यार करने वाला इंसान कभी नहीं मिलेगा। मन्नत की आवाज सुनकर सब लोगों ने दरवाजे की तरफ देखा जहां पर मन्नत खड़ी थी। उसके चेहरे पर बड़ी थी मुस्कुराहट थी। अस्तित्व ने मन्नत की तरफ देखा और अपनी जगह से खड़ा होकर मन्नत के पास जाकर उसे गले से लगाते हुए कहा, थैंक यू सो मच मदर इन लॉ, मुझे पता था कि आप ही मेरा सपोर्ट करेगी। वैसे भी फादर इन लॉ मुझसे चिढ़ते रहते हैं, उन्हें लगता है कि मैं उनकी बेटी को चुराने वाला हूं, जो कि सच है। अगर मैं उनकी बेटी को नहीं चुराऊंगा तो कौन चुराएगा? आखिर वो मेरी होने वाली फ्यूचर वाइफ है। अस्तित्व की बात सुनकर मन्नत हंसने लगी। अमानत के पेट में तितलियां उड़ रही थी। अस्तित्व की बातें सुनकर उसके गाल सच में गुलाबी हो गए थे। उसने अथर्व की तरफ देखकर क्यूट सा चेहरा बनाते हुए कहा, डैडी मना मत करो ना, हमें सच में शादी करनी है। अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखा और फिर मन्नत की तरफ देखने लगा। अथर्व ने अपनी प्यारी सी प्रिंसेस के चेहरे को अपने हाथ में भरकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, प्रिंसेस, आपके अंदर मेरा खून नहीं है, पर मैंने हमेशा आपको अपनी बेटी माना है। आप मेरे दोस्त आयुष की आखिरी निशानी है।
आपको पता है उसके जाने से पहले मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको आपकी सारी खुशियां दूंगा। अगर आपकी खुशी इन इंसान में है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अथर्व की बात सुनकर अमानत खुशी से उसके गले से लिपट गई। उसने रोते हुए कहा, थैंक यू सो मच डैडी, आप हमारे बेस्ट डैडी हो, हमारी लाइफ के सबसे अच्छे इंसान, हमारी लाइफ का बेस्ट गिफ्ट। गॉड ने हमें आपको देकर सबसे बड़ी खुशी हमें दी है। भले ही हमसे हमारे रियल पेरेंट्स छीने पर गॉड ने हमारी किस्मत में रियल पेरेंट्स से भी ज़्यादा अच्छे पेरेंट्स लिखे थे। हमारा चाइल्डहुड बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ। हमारे पास हमारे पेरेंट्स थे, हम अनाथ नहीं है डैडी। कहते हुए अमानत अस्तित्व और मन्नत की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। सब लोग उसकी तरफ ही देख रहे थे। अमानत ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, डैडी हमें जल्दी से जल्दी शादी करनी है, इसका कोई भरोसा नहीं फिर से धोखा दे दे लंगूर कहीं का। अमानत के मुंह से लंगूर सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, थोड़ी देर पहले आप और प्रिंस चार्मिंग और अब लंगूर। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, वाई नॉट, तुम लंगूर ही हो, जब देखो तब झूठ बोलते रहते हो और तुमने ये भी झूठ बोला कि हमारे सुपरस्टार तुम नहीं हो। अगर सच बता देते तो क्या हो जाता। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, चुन चुन के बदले लेंगे सारे झूठ का। तुम्हें क्या लगता है कि हमें पता नहीं है? हमें पता चल गया है कि तुम ही सुपरस्टार हो और उस दिन स्टेज पर अमानत वाला सॉन्ग तुमने हमारे लिए गाया था। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने वेदांत और सौरभ की तरफ देखा तो दोनों ने अपना सरनामे हिला दिया। अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, मेरी प्रिंसेस को ये बात मैंने बताई थी, बताओ क्या करोगे तुम? अथर्व की बात सुनकर अस्तित्व ने छोटी आंखों से उसे देखते हुए कहा, कुछ भी नहीं। कहते हुए वो वहां से चला गया। कुछ देर के बाद अमानत, अथर्व और मन्नत तीनों अपने अपने मेंशन चले गए। अमानत अपने रूम में अपने बेड पर पेट के बल लेटी हुई थी और मुस्कुराते हुए दीवार पर लगी हुई अस्तित्व की तस्वीर को देख रही थी। उसने खुद से कहा, हमारा सपना पूरा हो गया, हम जिस भी इंसान से प्यार करते थे वो सभी एक इंसान निकला। मतलब हमारे सभी पसंद के लड़कों से शादी होगी। अमानत तू कितनी लकी है। अमानत इस वक्त खुशी से झूम रही थी। वो अपने बचपन के प्रिंस चार्मिंग से प्यार करती थी। उसकी शादी उसके प्रिंस चार्मिंग से होने वाली थी। वो जवानी में अपने लंगूर से प्यार करने लगी थी। उसकी लंगूर से उसकी शादी होने लगी थी। वो अपने टीनेज में अपने सुपरस्टार से प्यार करती थी और अब उसकी शादी उसके सुपरस्टार से भी होने वाली थी, क्योंकि तीनों तो एक ही इंसान था। वो खुशी से झूम रही थी। सुमन ने उसके बगल में आकर लेटकर उसे मजबूती से गले लगाते हुए कहा, मेरी जान कुछ भी कहो, किस्मत हो तो तेरी जैसी, तेरी किस्मत छप्पर फाड़ है। सुमन की बात सुनकर अमानत ने खुशी से उसे गले लगाते हुए कहा, मम्मा डैडी को जल्दी से मना कर शादी के लिए रेडी करवाते हैं, हमें जल्दी से जल्दी शादी करनी है। बहुत खूबसूरत सा लहंगा पहनना है, अपने प्रिंस चार्मिंग के साथ हनीमून पर जाना है, बहुत सारे क्यूट क्यूट बच्चे पैदा करने हैं। हमारे ये सारे सपने हमें जल्दी से जल्दी पूरे करने हैं। अमानत की बात सुनकर सुमन हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, मुझे तो अभी फ़िलहाल शादी नहीं करनी, एटलीस्ट 5 साल तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे पढ़ाई करनी है, तू शादी कर ले, तेरे बच्चों के साथ ही खेलूंगी। कहते हुए वो हंसने लगी। कुछ देर के बाद लिविंग रूम में सब लोग बैठे हुए थे। अमानत बड़ी बड़ी आंखों से पंडित जी की तरफ देख रही थी। उसने पंडित जी को उंगली दिखाते हुए कहा, सुनो पंडित जी, हमें जल्दी से जल्दी शादी करनी है, इसलिए जो जल्दी मुहूर्त हो वही बताओ, ज़्यादा दिनों वाला मत बताना। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 2-3 दिन में हो वो बताओ। अमानत की बात सुनकर बेचारे पंडित जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। उन्होंने हंसते हुए कहा, 15 दिन के बाद का मुहूर्त है, क्योंकि 15 दिन के बाद तुलसी विवाह खत्म हो जाएगा और उसके बाद विवाह के शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएंगे। अमानत ने जैसे ही ये सुना उसने पाउट बनाते हुए कहा, 15 दिन। अथर्व ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, प्रिंसेस तैयारी में 15 दिन लग जाएंगे। पंडित जी आप ये बताएं कि सगाई का मुहूर्त कब है, हम बच्चों की सगाई भी करवा देंगे। पंडित जी ने कुछ देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि आपको शादी के 2 दिन पहले सगाई करवानी चाहिए, 13 दिन बाद वही शुभ मुहूर्त है। पंडित जी कुछ देर के बाद वहां से चले गए। अमानत ने अथर्व के पास जाकर उसकी गोद में बैठकर अपने दोनों हाथ उसके गले में लपेटते हुए कहा, डैडी हमारी शादी हो जाने के बाद आप हमसे उतना ही प्यार करोगे ना जितना अभी करते हो? उसके बाद आप हमें भूल तो नहीं जाओगे ना? हम सच में पराये तो नहीं हो जाएंगे ना? अमानत की बात सुनकर मन्नत ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ हम आपको पराया कर देंगे। मन्नत की बात सुनकर अमानत की आंखों में आंसू आ गए। अथर्व ने उसका चेहरा अपने हाथ में भरकर प्यार से कहा,
प्रिंसेस, आपको पता है सब लोग क्या कहते हैं? शादी के बाद लड़की का कोई घर नहीं होता, न उसका ससुराल न उसका मायका, पर आपके 2 घर होंगे। आपका ससुराल और आपका मायका। ये घर जितना हमारा है उससे कई गुना ज़्यादा आपका है। आपके डैडी जितना प्यार अब आपसे करते हैं उससे ज़्यादा प्यार आपसे आपकी शादी के बाद करेंगे। आपके डैडी का आपसे प्रॉमिस है। आपको अपने डैडी पर बिलीव है ना प्रिंसेस? अथर्व की बात सुनकर अमानत ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, आई ट्रस्ट यू डैडी, मैं आप पर बहुत सारा ट्रस्ट करती हूँ। अमानत अथर्व के गले से लग गई। उसने प्यारी सी आवाज में कहा, मेरे डैडी बेस्ट है। कहते हुए अमानत की पकड़ अथर्व पर मजबूत हो गई। अथर्व ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, और मेरी प्रिंसेस भी बेस्ट है। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। आखिर में सगाई का दिन आ चुका था। अमानत इस वक्त अपने रूम में रेडी हो रही थी। उसने मैरून कलर का खूबसूरत सा लहंगा पहना हुआ था। उसने मिरर में खुद को देखकर खुशी से कूदते हुए कहा, आज तो हमारे प्रिंस चार्मिंग हमें देखकर बेहोश हो जाएंगे। वो क्यूट सी स्माइल के साथ खुद को देख रही थी। तभी उसे अपनी कमर पर 2 मजबूत हाथों की पकड़ का एहसास हुआ। उसने पीछे पलटकर देखा तो अमानत के पीछे अस्तित्व खड़ा था। अस्तित्व को देखकर अमानत ने हैरानी से कहा, आप क्या कर रहे हैं? उसने इतना कहा ही था कि अस्तित्व ने उसके बालों को एक तरफ किया और उसकी गर्दन को चूमने लगा। इस वक्त दरवाजा खुलने की आवाज अमानत के कान में सुनाई दी। अमानत कुछ कहती उससे पहले ही दरवाजा खुल गया। उसने घबराकर पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था। अमानत ने घबराते हुए कहा, मम्मा। कहते हुए वो आसपास देखने लगी पर अस्तित्व कहीं नहीं था। शायद उसने ख्वाब देखा था। उसने खुद से कहा, अमानत पागल हो गई है। मन्नत ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलिए सब लोग आपको बुला रहे हैं। कहते हुए वो अमानत को लेकर नीचे आ गई। नीचे शेखावत परिवार, राठौर परिवार, यहाँ तक कि अग्रवाल परिवार भी मौजूद था। आखिर में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि अमानत उनके पास नहीं आने वाली है। मन्नत ने खुद जाकर उन लोगों को समझाया था। स्टेज पर अस्तित्व खड़ा था। अमानत को देखकर वो अपनी जगह पर ही जम गया। अमानत मुस्कुराते हुए अस्तित्व की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी। उसका बचपन का ख्वाब पूरा हो रहा था। आज उसके प्रिंस चार्मिंग उसके हो रहे थे। अस्तित्व और अमानत दोनों स्टेज पर खड़े थे। अमानत ने अस्तित्व की तरफ देखकर प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, फाइनली हम आपके होने जा रहे हैं प्रिंस चार्मिंग। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी रिंग। कहते हुए उसने खुशी से अपनी हथेली को आगे कर दिया। अमानत की एक्साइटमेंट देखकर वहां पर मौजूद सब लोग हंस रहे थे पर अमानत को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखा और पीछे की तल से अंगूठी को उठाकर अमानत की उंगली में पहनाकर उसकी हथेली को चूम लिया। अमानत के पेट में तितलियां उड़ने लगी। उसने भी जल्दी से अस्तित्व को अंगूठी पहना दी। पंडित जी ने उन दोनों को तिलक लगाया और फिर बाकी सब लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया। आखिर में सगाई की रस्म भी खत्म हो गई। अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, 2 दिन के बाद मिसेज अस्तित्व शेखावत बनने के लिए तैयार हो जाए, मिस अमानत राठौर। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने सब की तरफ देखा। सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। उसने जल्दी से अस्तित्व के होठों पर हल्के से किस करते हुए कहा, हम तो कब से तैयार बैठे हैं। आप चाहे तो अभी के अभी हमारा किडनैप करके लेकर चलिए। हमारी भागकर शादी करने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, फालतू के बकवास आइडिया आते कहाँ से हैं? अमानत ने पाउट बनाते हुए कहा, ये फालतू के नहीं, ये क्रिएटिव आइडियाज़ है। इतनी प्यारी बात कर रहे हैं पर आप है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। चलिए ना भागकर शादी कर लेते हैं, कितना मजा आएगा। अमानत के चेहरे की चमक देखकर अस्तित्व ने हंसते हुए कहा, तुम सच में अजीब हो। अमानत ने एटीट्यूड से कहा, अजीब नहीं, जीनियस है हम। दुनिया जीनियस लोगों को अजीब ही कहती है पर कोई बात नहीं। आप जो भी कहें सब मंजूर है। एपिसोड 176। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, बस 2 दिन, उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। कहते हुए उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर के बाद सगाई का फंक्शन खत्म हो चुका था। सब लोग आपस में बात कर रहे थे। अमानत और अस्तित्व अपने हाथों से एक दूसरे को खिला रहे थे। किसी को भी अब इस चीज से प्रॉब्लम नहीं थी। अथर्व को तो जलन हो रही थी क्योंकि वो उसकी प्रिंसेस थी, पर अमानत को खुश देखकर वो भी खुश था। मन्नत ने अथर्व की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब आपकी प्रिंसेस बहुत जल्द ही उसकी क्वीन बनने वाली है, इसलिए तैयार हो जाए मिस्टर राठौर अपनी प्रिंसेस को उसके किंग को देने के लिए। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने बस अपना सर हिला दिया क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। आखिर में सब फंक्शन खत्म होने के बाद अपने अपने मेंशन चले गए। अमानत अपने मेंशन में आने के बाद काफी खुश थी।
2 दिन के बाद उसकी शादी थी, इसलिए तैयारी पहले से ही स्टार्ट हो चुकी थी, पर इन दोनों दिनों के बीच उन दोनों को एक दूसरे से मिलने के लिए सख्त मनाही की गई थी, इसलिए अमानत मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। उसने खुद से कहा, हम हमारे प्रिंस चार्मिंग के बिना कैसे रहेंगे। मम्मा भी ना, ये फालतू की रस्म की क्या जरूरत थी, वो तो हमारा ही होने वाला है तो हम उसे क्यों नहीं देख सकते। अमानत खुद से बात कर रही थी, तभी अथर्व और मन्नत अंदर आ गए। उन दोनों के आने की आहट महसूस करते ही अमानत जल्दी से उठकर बैठ गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उनकी तरफ देखने लगी। उन दोनों ने अंदर जाकर अमानत के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अमानत कैसी है आप। उन दोनों की बात सुनकर अमानत ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा की तरह खूबसूरत मम्मा। अमानत की बात सुनकर मन्नत हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, ये सब छोड़िए, हमें ये बताइए कि क्या आप अपनी शादी के बाद हमें भूल जाएंगी, क्योंकि हम आपके रियल पेरेंट्स नहीं हैं। मन्नत की बात सुनकर अमानत के चेहरे की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई। अगले ही पल उसकी आंखों में आंसू आ गए। अमानत की आंखों में आंसू देखकर मन्नत और अथर्व दोनों ने कहा, व्हाट हैपन प्रिंसेस। उन दोनों की बात सुनकर अमानत ने रोते हुए कहा, आपने कहा कि आप हमारी रियल मम्मा नहीं हो, हमारे रियल पेरेंट्स नहीं हो। इसका मतलब आपने भी हमें अपनी बेटी नहीं माना। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने आगे बढ़कर उसे मजबूती से अपने सीने से लगाते हुए कहा, ये कैसी बात कर रही है आप। आपको हमने उसी दिन अपनी बेटी मान लिया था जिस दिन आपने इस दुनिया में कदम रखा था। आपकी माँ ने आपको हमारे हवाले किया था, आपको अमानत के तौर पर हमें सौंपा था। उस दिन हमने कसम खा ली थी कि हम दूसरा बच्चा नहीं होने देंगे। हम खुद एक बेटी चाहते थे, पर हमें तो भगवान ने बेटी दे दी थी, फिर हमें दूसरी बेटी की क्या जरूरत थी। अमानत मन्नत की बात सुनकर मुंह फुलाकर उसकी तरफ देख रही थी। उसने मुंह फुलाते हुए कहा, तो फिर आपने क्यों कहा कि आप हमारे रियल पेरेंट्स नहीं हो। आपने सुना होगा ना, कृष्ण जी के 2 पेरेंट्स थे, पर कृष्ण जी अपनी यशोदा मैया से ज़्यादा प्यार करते थे। उसी तरह से हम अपनी मम्मा अपने डैडी से ज़्यादा प्यार करते हैं। कहते हुए अमानत एक साथ उन दोनों के गले से लग गई। अथर्व ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, लव यू सो मच प्रिंसेस। कहते हुए अथर्व और मन्नत अमानत के साथ कुछ देर तक बातें करने के बाद वहां से चले गए। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। 2 दिन बाद उनकी शादी थी और आज हल्दी की रस्म। इस वक्त अमानत की हल्दी चल रही थी। थोड़ी देर पहले ही अस्तित्व की झूठी हल्दी उसके लिए आई थी। मन्नत अमानत को हल्दी लगा रही थी। उसने अमानत को हल्दी लगाते हुए कहा, हमारी प्यारी प्रिंसेस कल किसी और की हो जाएगी। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने एटीट्यूड के साथ कहा, हम किसी और के हो जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि हम हमारे डैडी के लिए लड़ना छोड़ देंगे। बिल्कुल भी नहीं, हमारे डैडी भी हमारे हैं। अमानत की बात सुनकर मन्नत हंसने लगी। हल्दी की रस्म के बाद रात को मेहंदी और संगीत की रस्म हुई। इस बीच सब लोग काफी ज्यादा खुश थे। अगले दिन सुबह ही सबको जल्दी रेडी होना था, क्योंकि शादी का मुहूर्त दोपहर 12 बजे का था, इसलिए सबको 10 बजे तक सारे काम कंप्लीट करने थे। अमानत इस वक्त सुमन के साथ अपने रूम में सो रही थी। दोनों के होठों पर मुस्कुराहट थी। थोड़ी देर तक दोनों सहेलियां काफी देर तक बातें करती रही थी। आखिर बचपन से लेकर आज तक उन दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड किया था। ये मोमेंट दोनों के लिए ही बहुत स्पेशल था। नेक्स्ट डे अमानत सुबह से ही यहाँ से वहाँ घूम रही थी और सब पर चिल्ला रही थी। उसने गुस्से से कहा, हमारा लहंगा कहाँ है। अभी तक उसका लहंगा नहीं आया था, जिस वजह से उसने पूरे घर में बवाल मचा दिया था। मन्नत उसे समझा रही थी कि उसका लहंगा आ जाएगा, पर अमानत तो अमानत थी। उसने गुस्से से कहा, मम्मा हमें सबसे प्रीटी दिखना है, हमें रेडी होने में टाइम लगेगा ना। 8 बज चुके थे और लहंगा ना आने की वजह से अमानत अपना सर पकड़कर बैठी हुई थी। उसी वक्त लहंगा आ गया। लहंगा देखते ही अमानत जल्दी से उसे लेकर बाथरूम में भाग गई। उसकी जल्दबाजी देखकर मन्नत ने अपना सर हिला दिया। आखिर में अमानत लहंगा पहनकर जब बाहर आई तो सबकी नज़र उस पर ठहर गई। उसने मैरून कलर का खूबसूरत लहंगा पहना हुआ था, जो कि वर्ल्ड के सबसे फेमस डिज़ाइनर ने 1 हफ्ते में उसके लिए डिज़ाइन किया था। मन्नत तो बस अपनी बेटी को देखती रह गई। उसने अपनी आंखों से काला टीका उसके कान के पीछे लगाते हुए कहा, आपको किसी की नज़र ना लगे। मन्नत की बात सुनकर अमानत के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो जल्दी से जाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई। मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप कर रहे थे और हेयर स्टाइलिस्ट उसके हेयर बना रहे थे। वो बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मिरर में खुद को मुस्कुराते हुए देख रही थी। 1 घंटे के बाद उसका पूरा मेकअप हो चुका था। मन्नत भी रेडी हो चुकी थी। बाहर अथर्व और अबीर दोनों इंतजाम देख रहे थे।
गार्डन में ही शादी होने वाली थी और ये शादी कोई सीक्रेट मैरिज नहीं थी, बल्कि मुंबई से लेकर एशिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन को शादी का इनविटेशन दिया गया था। सब लोगों को ये भी पता था कि राठौर परिवार की इकलौती बेटी की शादी शेखावत परिवार के वारिस के साथ होने वाली है। शेखावत परिवार और अस्तित्व का नाम भी दुनिया में काफी फेमस था। इतने बड़े दो बिजनेस परिवार के बीच में शादी होने वाली थी, तो ऐसे में मीडिया ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। पर अथर्व ने मीडिया को अंदर अलाउड नहीं किया था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी की स्पेशल मोमेंट को मीडिया खराब करे, अपने कैमरे में कैप्चर करे। अमानत इस वक्त बालकनी में खड़ी होकर बाहर के खूबसूरत डेकोरेशन को देख रही थी। 11:30 बज चुके थे। 12 बजे का मुहूर्त था। 15 मिनट में उसे नीचे जाना था। थोड़ी देर पहले ही बारात आ चुकी थी। अमानत की धड़कनें इस वक्त तेजी से धड़क रही थी। सुमन ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, फाइनली तेरा सपनों का राजकुमार, तेरा प्रिंस चार्मिंग तुझे लेने के लिए आ गया मेरी जान। सुमन की बात सुनकर अमानत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर के बाद सुमन और मन्नत अमानत को लेकर मंडप में आ गए, जहां पर खूबसूरती से डेकोरेशन की गई थी। मन्नत की आंखों में इस वक्त हल्की नमी और होठों पर मुस्कुराहट थी। मंडप में इस वक्त अस्तित्व खड़ा था, जिसने गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। अस्तित्व अमानत को देखकर उसे देखता ही रह गया और खुद नीचे आकर उसने अपना हाथ अमानत के आगे कर दिया। अमानत ने अपना हाथ अस्तित्व के हाथ में दे दिया और मंडप पर आ गई। पहले वरमाला हुई और उसके बाद शादी की रस्में शुरू हुई। दोनों के होठों पर इस वक्त प्यारी सी मुस्कुराहट थी। अब तक दोनों में से किसी ने कुछ भी नहीं कहा था। पंडित जी मंत्र का उच्चारण कर रहे थे और उनकी शादी की रस्में आगे बढ़ती जा रही थी। गठबंधन के वक्त सुमन खुद आगे आई। उसने वेदांत के साथ मिलकर गठबंधन किया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए नीचे आ गए। कन्यादान के लिए पंडित जी ने अथर्व और मन्नत को बुलाया। अथर्व की आंखों में आज पहली बार नमी थी। भले ही अमानत उसका खून नहीं थी, पर उसने अमानत को अपनी जान से बढ़कर प्यार किया था। उसने अमानत के माथे को चूमते हुए कहा, अगर आपको ये परेशान करे तो सीधा डैडी के पास आ जाना। डैडी उसका सर फोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे प्रिंसेस। अमानत ने अपने डैडी की बात सुनकर खुशी से कहा, लव यू डैडी। कहते हुए वो मुस्कुराने लगी। आखिर में शादी की सारी रस्में खत्म हो गई। अस्तित्व ने अमानत के माथे पर सिंदूर डाला। सिंदूर थोड़ा सा अमानत के नाक पर भी गिर गया, जिसे देखकर अमानत ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब आप हमसे प्यार करते हैं। अमानत की बात सुनकर सब लोग मुस्कुराने लगे। पंडित जी ने शादी संपन्न होने के बाद उन दोनों को बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए कह दिया। अमानत और अस्तित्व दोनों ने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया और आखिर में विदाई का वक्त आ गया। विदाई के वक्त पर अमानत ने अपने पेरेंट्स की तरफ देखकर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हम रोने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम रोज सुबह यहाँ पर टपक पड़ेंगे, इसलिए तो हमें विदाई जैसा कुछ नहीं लगने वाला। अमानत की बात सुनकर अथर्व ने आगे बढ़ाकर उसे अपने सीने से लगा लिया। अथर्व के सीने से लगते ही अमानत की आंख से 2 आंसू की बूंद उसके गाल पर आ गई। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, लव यू डैडी, आपकी प्रिंसेस आपसे बहुत प्यार करती है, अपने प्रिंस चार्मिंग से भी ज्यादा। अमानत की बात पर अथर्व के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। कुछ देर के बाद विदाई हो चुकी थी। उन लोगों को वापस आते हुए शाम के 6:30 से ज्यादा का वक्त हो चुका था। घर में कोई औरत नहीं थी, इसलिए सारी रस्में वेदांत सौरभ ने जैसे तैसे कंप्लीट कर दी। बेचारे वेदांत और सौरभ थक चुके थे। आखिर में सुहागरात के वक्त तक अमानत बेडरूम में आकर सुकून से बेड पर बैठी हुई थी और पैर पसार कर लेट गई थी। उसने खुद से कहा, फाइनली वो दिन आ गया जिसका हमने बेसब्री से इंतजार किया था। अमानत ये सब कह ही रही थी, उसी वक्त अस्तित्व अंदर आ गया। अंदर आते ही उसने अमानत की तरफ देखा और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। अमानत भी उसी तरह से बैठी हुई थी। अस्तित्व ने बैठकर अमानत के घूंघट को ऊपर उठाकर देखा तो अमानत बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उसे ही देख रही थी। अमानत के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर अस्तित्व ने हल्के से उसके माथे को चूमते हुए कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, क्या कहा? सिर्फ खूबसूरत लग रही हो? मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया, मेरी यूनिवर्स, मेरी आरजू, मेरी ख्वाहिश, मेरा सब कुछ, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, ऐसा कहो। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया, मेरी यूनिवर्स, मेरी आरजू, मेरी ख्वाहिश, मेरा सब कुछ, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत मुस्कुराने लगी। अस्तित्व ने हल्के से उसके होठों को चूमते हुए कहा, तो आगे बढ़े। अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे हम सच में कह देंगे कि आगे बढ़ो या फिर रुक जाओ, तुम हमारी बात मानोगे?
अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने प्यार से कहा, रुक जाऊंगा क्योंकि मैंने तुम्हारे जिस्म से नहीं बल्कि तुम्हारी रूह से प्यार किया है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसके गले में दोनों बाहें डालकर उसे घूरते हुए कहा, शादी किस लिए की जाती है? सुहागरात मनाने के लिए, सब कुछ करने के लिए, तो हम तुम्हें रुकने के लिए क्यों कहेंगे? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसके गाल खींचते हुए कहा, बहुत बदमाश हो गई हो तुम। कहते हुए उसने आगे बढ़कर अमानत की बॉडी से उसके गहनों को अलग कर दिया। कुछ ही देर में उसने अमानत के सारे गहनों को उतार दिया था और एक एक करके उसकी चूड़ियों को उतार रहा था। अमानत के गाल धीरे धीरे गुलाबी हो रहे थे। अस्तित्व ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, मेरी जिंदगी हो तुम। कहते हुए उसने अमानत को बेड पर लिटा दिया और उसके ऊपर जाकर हल्के हल्के से उसे किस करने लगा। अस्तित्व की किस को महसूस करके अमानत अपनी आंखों को बंद करके बस उसे महसूस कर रही थी। कुछ ही देर में दोनों के जिस्मों से उनके कपड़े अलग हो चुके थे। अस्तित्व अमानत पर अपना पूरा प्यार लुटा रहा था। दोनों के बीच की दूरियां मिटती जा रही थी। चांद की रोशनी कमरे में उनके ऊपर पड़ रही थी जो कि उनके प्यार की गवाह बन रही थी। अमानत की आंखों में हल्की नमी थी। उसने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। अस्तित्व ने उसके पूरे चेहरे को चूमते हुए कहा, और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। कहते हुए उसने अमानत की बॉडी के हर हिस्से पर अपने प्यार की मोहर लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के हो चुके थे। आधी रात को थक हार कर दोनों एक दूसरे की बाहों में ही सो गए। अगली सुबह अमानत सुकून से सो रही थी और अस्तित्व उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था, लेकिन जब अमानत ने उठने की कोशिश की तो उसे अपनी बॉडी में दर्द महसूस हुआ, पर जैसे तैसे वो उठकर बैठ गई। उसने देखा तो अस्तित्व मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। अस्तित्व को देखकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अस्तित्व ने आगे बढ़कर उसके चेहरे को अपने हाथ में भरकर उसके होठों को हल्के से चूमते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मेरी सनशाइन। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, इतना दर्द देकर बोल रहे हो कि गुड मॉर्निंग, कितना दर्द हो रहा है? अस्तित्व ने प्यार से कहा, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें कुलदेवी के मंदिर जाना है। कहते हुए वो मुस्कुराने लगा। अमानत ने घूर कर उसे देखा और जैसे तैसे उठकर खड़ी हो गई। अस्तित्व ने जब देखा कि वो चल नहीं पा रही है तो उसने झटके से अमानत को गोद में उठा लिया और उसे लेकर बाथरूम में आ गया। कुछ देर के बाद वो रेडी होकर नीचे आ चुके थे। सब लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और फिर कुलदेवी के मंदिर के लिए निकल गए। राठौर परिवार भी वहीं पर पहुंचने वाला था। करीब 1 घंटे के बाद सब लोग कुलदेवी के मंदिर में मौजूद थे। अमानत ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, हाथों में भरकर चूड़ियां, माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट। अस्तित्व ने भी व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट्स पहने हुए थे। वो भी काफी हैंडसम लग रहा था। मन्नत, अथर्व, सब लोग वहां पर मौजूद थे। अमानत और अस्तित्व ने शिव जी पार्वती जी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़े और मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पंडित जी ने उनके सर पर हाथ रखते हुए कहा, सदा सुहागन रहो और सदा तुम दोनों सही सलामत एक दूसरे के साथ रहो। पंडित जी ने उनके सर पर हाथ रखते हुए कहा, सदा सुहागन रहो और सदा तुम दोनों सही सलामत एक दूसरे के साथ रहो। अथर्व और मन्नत ने एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हमारा प्रॉमिस पूरा कर दिया साक्षी आयुष, हमने हमारी अमानत को एक सही हाथों में दे दिया। कहते हुए उन लोगों के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। लव योर रीडर्स, अमानत अस्तित्व का सफर यही खत्म हुआ, पर प्रॉमिस करते हुए ऐसे ही एक और प्यारी सी लव स्टोरी बस 3 दिन के बाद आने वाली है। तो दोस्तों आगे न्यूज स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल स्टोरी 2.6 पर। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।